वेलकम टू माय चैनल सूम स्टडी। आज की वीडियो में भारत की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। भारत में किस तरह की जलवायु पाई जाती है और भारत में जो ये जलवायु पाई जाती है तो इसके पाए जाने के क्या कारण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि मौसम क्या है। तो मौसम जो है, वायुमंडल में अचानक होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। जैसे अभी तेज धूप है, अचानक से फिर वर्षा हो जाए, अचानक से फिर मौसम ठंडा हो जाए, तो ये अचानक से होने वाले जो वायुमंडल में परिवर्तन है तो उन्हें क्या बोलते हैं? मौसम कहते हैं। फिर है ऋतु। ऋतु क्या होता है? एक निश्चित समय पर क्रमिक रूप से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऋतु कहते हैं। ये परिवर्तन क्रम से होता है। किस तरह से? देखिए, सबसे पहले बसंत ऋतु आएगी, फिर ग्रीष्म ऋतु आएगी, फिर वर्षा, फिर शरद, हेमंत और इस तरह शीत ऋतु आएगी। तो ये परिवर्तन किस तरह से होता है? क्रम से होता है। और इस क्रम से होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? हम ऋतु कहते हैं। फिर है जलवायु। जलवायु किसे कहते हैं? देखिए, जलवायु मौसम का ही एक व्यापक रूप माना जाता है। किसी बड़े क्षेत्र के तापमान, वायुदाब, वर्षा, मतलब उस स्थान के मौसम का कम से कम 30 वर्षों के औसत अध्ययन को क्या कहते हैं? उस क्षेत्र की जलवायु कहा जाता है। और ये लंबे समय तक क्या रहती है? समान रहती है। जो जैसे मौसम है, मौसम अभी ठंडा है, ठीक है, अभी धूप हो रही है, फिर वर्षा होने लगेगी, फिर मौसम ठंडा हो जाएगा। इस तरह से जल्दी जल्दी ये चेंज होता रहता है। जबकि जो ऋतु होती है वो एक निश्चित समय के लिए होती है और क्रम से बदलती है। लेकिन जलवायु क्या है? जलवायु लंबे समय तक एक समान रहती है। तो ये तो हमने जाना मौसम, ऋतु और जलवायु में अंतर। मानसून क्या है? देखिए, मानसून अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली पवनें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उष्णकटिबंधीय जलवायु। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय जलवायु है। अब ये उष्णकटिबंधीय जलवायु होती क्या है, इसको जानेंगे। उष्णकटिबंधीय जलवायु जो है, इस जलवायु में मौसम क्या होता है? बहुत गर्म और आर्द्र होता है। ये देखिए, ग्लोब में देखेंगे, ये 0 डिग्री अक्षांश जो है ये क्या है? विषुवत रेखा है। इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। फिर आती है कर्क रेखा, जो कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। फिर आती है मकर रेखा, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है मकर रेखा। तो ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, इन दोनों रेखाओं के बीच का जो ये क्षेत्र पाया जाता है, इसको कौन सी जलवायु का क्षेत्र कहते हैं? इसको उष्णकटिबंधीय जलवायु का क्षेत्र हम कहते हैं। और उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र कहने का रीजन क्या है? देखिए, जो सूरज है, तो सूरज की किरणें क्या होती हैं? जो ये रेखा है, भूमध्य रेखा है, इस पर सीधी चमकती है। तो सूरज की किरणें जो है सीधी पड़ने के कारण क्या होता है? यहाँ पर ताप अधिक होता है, जिसके कारण वाष्पीकरण अधिक होगा। और वाष्पीकरण अधिक होने के कारण यहाँ पर वर्षा भी होती है और आर्द्रता बनी रहती है। तो इसलिए इतने एरिया में जितनी भी कंट्रीज आती हैं, यहाँ कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत की जलवायु। भारत की जलवायु कैसी है? भारत का अधिकतम भाग क्या है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच जितने भी ये कंट्रीज या एरिया आते हैं, ये सब, इसकी जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु होती है। तो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। इस शेड वाला एरिया आप देख सकते हैं। शेड वाले एरिया में जितनी भी कंट्रीज है, तो यहाँ कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। जिसमें जो दक्षिणी भारत है, जो कर्क रेखा से नीचे वाला जो भारत है, तो ये भारत का इतना एरिया भी किस में आता है? उष्णकटिबंधीय जलवायु में आता है। लेकिन जो उत्तर भारत है, तो उत्तर भारत जो है वो किस में आ रहा है? शीतोष्ण कटिबंध में आ रहा है। लेकिन शीतोष्ण कटिबंध में आने के बाद भी जो है भारत को कैसी जलवायु का देश माना जाता है? उष्णकटिबंधीय जलवायु का देश माना जाता है। तो चलिए इसके पीछे क्या कारण है वो जानते हैं। उत्तरी भारत शीतोष्ण कटिबंध में होने के बाद भी इसे क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला देश ही क्यों कहा जाता है? इसका रीजन क्या है? देखिए, जो भारत में जो है उत्तर में हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत क्या होता है? जलवायु विभाजक की भूमिका। जबकि जलवायु विभाजक की जो भूमिका थी वो कौन निभाता? वो कर्क रेखा निभाती। लेकिन यहाँ पर कौन निभा रहा है? जो उत्तर में भारत में जो है हिमालय पर्वत स्थित है, ये जलवायु विभाजक की भूमिका निभा रहा है। वो किस तरह से? देखिए, भारत में जो है उत्तर में जो साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं हैं, वो इस विशाल हिमालय पर्वत के होने के कारण भारत में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। हिमालय पर्वत इसको क्या है? यही रोक देता है, ये भारत में अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है, जिसके कारण उत्तर भारत में जो है शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु नहीं पाई जाती है। यदि ये हवाएं जो है, ये हिमालय पर्वत नहीं होता और ये हवाएं जो है भारत में एंटर करती, तो क्या होता है कि उत्तर का पूरा भारत जो है एक ठंडे
मैदान के रूप में परिवर्तित हो जाता। तो इस तरह जो है हिमालय पर्वत जो है भारत में जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है। ये साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारत में प्रवेश नहीं करने देता है, जिस कारण जो है उत्तर भारत जो है शीतोष्ण कटिबंध में स्थित होने के कारण भी ये क्या कहलाता है, उष्णकटिबंधीय जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। अब हम जानेंगे कि मानसून भारत में आने का क्या रीज़न है, किस तरह आता है। तो देखिए, गर्मियों में सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होने के कारण पश्चिमी भारत में तापमान अधिक हो जाता है, जिससे यहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है और हिंद महासागर में ताप कम होने के कारण उच्च दाब वाली पवनें भूमध्य रेखा को पार कर भारत में आने लगती हैं। इसको इस तरह समझेंगे। देखिए, ये कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा पर ग्रीष्म ऋतु में जो सूर्य होता है वो लंबवत चमकता है, जिसके कारण यहाँ पर तापमान अधिक होता है। जो ये पश्चिमी भारत है, इसके कारण ये पश्चिमी भारत में जो है तापमान अधिक होता है। कब? ग्रीष्म ऋतु में। अब एक चीज़ पहले ये समझिए। देखिए, जब तापमान अधिक होता है तो वायुदाब क्या होता है, कम हो जाता है। जहाँ गर्मी अधिक होगी वहाँ हवा कम चलेगी, जहाँ तापमान अधिक होगा वहाँ क्या होगा, वायुदाब कम होगा। और दूसरा, हवा जो होती है वो हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गति करती है। हवा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गति करती है। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, ये पश्चिमी भारत जो है यहाँ का तापमान अधिक होता है, क्योंकि इस टाइम सूर्य जो होता है वो कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। वहीं यहाँ हिंद महासागर में क्या होता है, तापमान कम होता है। तो यहाँ तापमान अधिक है तो क्या होगा, वायुदाब कम होगा, और यहाँ तापमान कम है तो ये क्या होगा, यहाँ वायुदाब अधिक होगा। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि हवाएं जो होती हैं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गति करती हैं। यहाँ तापमान कम है और यहाँ तापमान अधिक है, तो यहाँ जो वायुदाब है वो कम अधिक है और यहाँ कम है, तो हमेशा जो हवा होती है वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गति करती है। तो यहाँ निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र को भरने के लिए यहाँ उच्च वायुदाब से जो है पवनें इस जगह को चलेंगी। तो इस तरह ये मानसूनी हवाएं जो होती हैं ये भारत में प्रवेश करती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में कुछ पर्वत की लोकेशन है, इनको जानते हैं। देखिए, ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, यहाँ दक्षिण में नीचे नीलगिरी, अन्यामलाई और इलायची की पहाड़ियाँ हैं। ये गिर पर्वत है, ये यहाँ अरावली पर्वत श्रेणी, ये विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत, ये मेकाल पर्वत, राजमहल की पहाड़ियाँ, ये यहाँ पर काराकोरम, लद्दाख, जाश्कर और ये वृद्ध हिमालय, धौलाधार, यहाँ डफला और मिश्मी, और ये यहाँ पर गारो खासी जयंतिया हैं। कुछ पर्वत थे जिनकी लोकेशन जानना जरूरी था। चलिए अब आगे देखते हैं। पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण भारत में कितने प्रतिशत, 90% वर्षा होती है। इसकी दो शाखाएं होती हैं, एक अरब सागर और दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है ये पूरे भारत में वर्षा कराती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा को समझते। देखिए, ये चारों दिशाएं हैं, उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो दक्षिण और पश्चिम के बीच की जो ये दिशा है इसको हम कहेंगे दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम दिशा से ही ये मानसून आता है, इसी कारण इसको दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जानते हैं। अब देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले 1 जून को पश्चिमी घाट से टकराकर केरल के मालाबार तट पर वर्षा कर। जब ये मानसूनी पवनें चलती हैं तो सबसे पहले कहाँ आती हैं, 1 जून को केरल में आती हैं, और केरल के मालाबार तट पर जो है ये पश्चिमी घाट है, इस पश्चिमी घाट से टकराकर यहाँ केरल के मालाबार तट पर ये वर्षा करती हैं। अब देखिए, जो पवनें आ रही हैं तो वो इस तरह से भी आ सकती हैं। जो पवनों के आने की दिशा है वो इस तरह से सीधे भी हो सकती है। तो सीधे क्यों नहीं है, क्यों मानसूनी हवाएं जो हैं वो इस तरह से सीधे नहीं आती हैं, हमेशा इस तरह से थोड़ी तिरछी होकर आती हैं। तो इसको जानते हैं पहले। ये हवाओं के चलने की दिशा जो है तिरछी क्यों है, ये फेरल का एक नियम है। फेरल ने क्या कहा, जैसे ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है, तो फेरल के नियम के अनुसार क्या है, ये जैसे उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है, तो भूमध्य रेखा से जो पवनें हैं वो किस दिशा में चलेंगी, वो राइट में चलेंगी, यहाँ राइट दिशा में चलेंगी, भूमध्य रेखा से राइट में चलेंगी। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, ये हवाएं लेफ्ट साइड में चलेंगी, लेफ्ट और मुड़ जाएंगी। यदि भूमध्य रेखा पर हम मुंह करके खड़े हों तो लेफ्ट साइड किधर हो रहा है, इधर हो रहा है, तो ये दक्षिण गोलार्ध में लेफ्ट साइड में और उत्तरी गोलार्ध में
राइट साइड में। इसको इस तरह से हम एस आकृति बनाकर भी समझ सकते हैं। इस तरह से ये भूमध्य रेखा हुई और इसमें जो उत्तर की ओर चलेंगी वो राइट साइड में और जो दक्षिण की ओर चलेंगी वो लेफ्ट साइड में चलेंगी। तो ये हम जान चुके हैं कि जो ये पवनें हैं ये हमेशा थोड़ी तिरछी क्यों चलती हैं, क्यों इस तरह से आती हैं। अब देखते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे भारत में वर्षा करता है, लेकिन कोरोमंडल तट, आंध्र तट और उड़ीसा तट पर वर्षा नहीं करता है। इसका क्या रीज़न? कोरोमंडल तट, आंध्र तट और उड़ीसा तट जो है ये वृष्टि छाया क्षेत्र में होता है। वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है इसको जानते हैं। जैसे एक पर्वत है तो हवाएं क्या है, यहाँ से धीरे धीरे ऊपर उठेंगी, हवाएं यहाँ से उठेंगी और ठंडी होकर क्या करेंगी, यहीं पर वो वर्षा कर देंगी। नीचे से ऊपर उठकर ठंडी होकर क्या करेंगी, वो इस पर्वत के इसी साइड में वर्षा कर देंगी। ये वाला क्षेत्र जो है ये इस वाले क्षेत्र में वर्षा नहीं हो पाएगी, तो इसको क्या कहेंगे, वृष्टि छाया क्षेत्र हम कहेंगे। हवाएं जो है यहाँ से उठी, ठंडी हुई और उन्होंने पहाड़ी के इधर ही साइड में जो है वर्षा कर दी। और लेकिन ये क्षेत्र जो है यहाँ पर भी वर्षा होगी, लेकिन बहुत ना की बराबर। 80% वर्षा इधर होगी तो 20% इधर होगी। तो ये क्षेत्र जो है ये सूखा रह जाएगा, यहाँ पर कम वर्षा होगी। ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाएगा। तब आपको पता चली गया होगा कि वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है। ये कोरोमंडल तट, आंध्र तट और उड़ीसा तट ये सब वृष्टि छाया क्षेत्र के अंदर ये आते हैं। और ये जो केरल से आने वाला जो केरल को आने वाला 1 जून को जो ये मानसून है, तो ये भी यहाँ पर पश्चिमी घाट से टकराकर यहीं वर्षा करता है। और ये जितना भी एरिया है ये वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ वर्षा नहीं हो पाती है। फिर इसी तरह मानसून जो है आगे बढ़ते बढ़ते ये पश्चिमी घाट जो है इसके पश्चिमी तट पर जो है वर्षा कराता है, जबकि जो ये पूर्वी तट है, पश्चिमी घाट का जो पूर्व की साइड है यहाँ पर वर्षा नहीं होती है, ये सूखा क्षेत्र रह जाता है। फिर ये मानसून आगे बढ़कर जो है 3 दिशाओं में बढ़ जाता है। एक शाखा जो है इसकी गुजरात के गिर पर्वत की ओर जाती है, दूसरी ये मध्य प्रदेश में विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों में, और तीसरी ये राजस्थान में अरावली पर्वत पर जाती है। ये 3 शाखाओं में बढ़ पहली शाखा गुजरात के सौराष्ट्र में गिर पर्वत से टकराकर यहाँ वर्षा करती है। फिर दूसरी जो है यहाँ मध्य प्रदेश में सतपुड़ा और विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच में यहाँ वर्षा कराती है। और तीसरी जो है यहाँ राजस्थान में अरावली पर्वत से यहाँ पर वर्षा। देखिए मानसून जो है यहाँ गुजरात में गिर पर्वत से टकराकर सिर्फ यहीं वर्षा करता है। क्यों करता है? क्योंकि इससे ऊपर जो है ये क्षेत्र जो है सूखाग्रस्त रहता है। क्यों रहता है? जैसा कि अभी हमने पढ़ा, वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है, इसलिए यहाँ वर्षा नहीं हो पाती है। जो वर्षा है वो सौराष्ट्र के ये गिर पर्वत से टकराकर यहीं पर सारी वर्षा कर देती है, यहाँ तक मानसून नहीं पहुँच पाता, इसलिए ये सूखाग्रस्त क्षेत्र रहता है। फिर जो ये शाखा मध्य प्रदेश में जाती है, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच में ही यहाँ पर फंसकर यहीं वर्षा कराती है। इसको बाहर जाने का भी रास्ता नहीं मिल पाता, क्योंकि यहाँ पर ये मेकाल पर्वत है जो कि इसको रोक लेता है। तो दूसरी शाखा भी जो है यहाँ विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच में फंसकर यहीं पर वर्षा कराती है। और इन दोनों पर्वतों के बीच एक नदी बहती है जिसको कहते हैं नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है बरसात के दिनों में इस नर्मदा नदी में इसी कारण जो है बहुत ज़्यादा पानी आता है। फिर जो तीसरी शाखा है वो यहाँ अरावली पर्वत के सहारे चलकर यहीं पर वर्षा कराती है, पूर्वी की साइड में वर्षा कराती है, जबकि ये राजस्थान का इधर वाला एरिया जो है ये इसीलिए सूखाग्रस्त रह जाता है, यहाँ वर्षा नहीं होती है। फिर ये अरावली वाली शाखा ही जो है आगे चलकर जो है कहाँ वर्षा कराती है, दिल्ली में वर्षा कराती है। इसी शाखा से यहाँ दिल्ली में वर्षा होती है। तो ये तो थी दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वाली शाखा। अब हम पढ़ते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी वाली शाखा के बारे में। हमने पढ़ा था दक्षिण पश्चिम मानसून की जो 2 शाखाएं हैं, एक अरब सागर में चली जाती, अरब सागर वाली थी, और दूसरी क्या थी, बंगाल की खाड़ी वाली थी। अरब सागर वाली हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। बंगाल की खाड़ी की ये शाखा मेघालय में गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों में जाकर क्या है खूब वर्षा कराती है। यहाँ बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है सीधे जाकर कहाँ जाती है, यहाँ गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ जाकर खूब वर्षा कराती है। भारत और विश्व की सर्वाधिक वर्षा गारो पर्वत शिखर पर स्थित मासिन राम में होती है। यहाँ गारो पर्वत शिखर जो है ये 3 पहाड़ियाँ एक साथ हैं, और इन 3 पहाड़ियों की जो लोकेशन है वो इस तरह से कीप के अनुसार है। यहाँ कीप के समान इन तीनों पहाड़ियों की जो लोकेशन है वो है। तो जो ये बंगाल की खाड़ी वाली
शाखा है ये सीधे गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों में जाकर यहाँ अटक जाती है और यहीं पर जो है ये शाखा अपनी वर्षा, सारी वर्षा यहाँ पर कर देती है। यहाँ तीनों पर्वतों पर वर्षा कराने के बाद जो इस बंगाल की खाड़ी से उठने वाली जो शाखा है, जो ये मानसूनी पवनें हैं, इनमें जो बहुत अधिक ऊंचाई पर होती हैं, वहीं आगे जाकर क्या करती हैं, यहाँ ये डफला और मिशमी जो पहाड़ियाँ हैं अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर वर्षा ये शाखा करवाती है। जो हवाएं बहुत अधिक ऊंची होती हैं वो इन पहाड़ियों को पार कर आगे डफला मिशमी पहाड़ियों में यहाँ अटक कर वर्षा करवाती है। फिर नेक्स्ट देखिए, बंगाल की खाड़ी की वो शाखा जो गारो पर्वत से टकराती है, वो गारो पर्वत से टकराकर क्या होती है, बाईं ओर घूम जाती है। और बाईं ओर घूमने के बाद जो है ये क्या करती है, यहाँ बंगाल की खाड़ी की वो शाखा जो गारो पर्वत से टकराकर बाईं ओर घूम जाती है, वो बिहार और उत्तर प्रदेश में वर्षा कराते हुए दिल्ली पहुंचती है और अरब सागरीय शाखा के साथ मिलकर दिल्ली में वर्षा कराती है। जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है ये गारो पर्वत से टकराकर यहाँ पर क्या करती है, यहाँ बिहार और उत्तर प्रदेश में, यहाँ वर्षा कराते हुए कहाँ पहुँचती है, दिल्ली। और थोड़ी बहुत वर्षा जो यहाँ पर अरब सागर वाली शाखा थी उसके साथ मिलकर दिल्ली में वर्षा कराती है। फिर आगे देखिए, जो ये दोनों शाखाएं जो हैं, जो ये यहाँ से मुड़ी शाखा यहाँ दिल्ली में वर्षा कराई, फिर ये दोनों शाखाएं जो हैं अरब सागर वाली और बंगाल की खाड़ी वाली शाखाएं दोनों मिलकर क्या करती हैं, आगे जाकर ये धौलाधार पर्वत है। ये कौन सा पर्वत है, ये धौलाधार पर्वत है। हाँ, हिमाचल प्रदेश में है ये। और हिमाचल प्रदेश में एक जगह है धर्मशाला, और उस धर्मशाला स्थान पर जो है ये दोनों शाखाएं मिलकर यहाँ वर्षा कराती हैं। फिर ऊपर ये काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ हैं जहाँ ये वर्षा नहीं कराती है। और यहाँ धर्मशाला में वर्षा कराने के बाद इसी से जो है बाद में थोड़ी बहुत वर्षा कहाँ होती है, यहाँ पंजाब में होती है। और भारत की सबसे कम वर्षा जो है कहाँ होती है, यहाँ लद्दाख में होती है। और सबसे अधिक कहाँ होती है, यहाँ मासिन राम में होती है। और सबसे पहले मानसून कहाँ पहुँचता है, केरल में पहुँचता है। सबसे बाद में पंजाब में मानसून के कारण वर्षा होती है। और सबसे कम कहाँ होती है, लद्दाख में होती है। इस सब में देखिए, जो ये जो पूर्वी घाट है, तो पूर्वी घाट में वर्षा यहाँ नहीं हो पाती। यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है। वो किस तरह होती है, चलिए देखते हैं। भारत में दो तरह की मानसूनी हवाएं पाई जाती हैं। एक तो दक्षिण पश्चिम मानसून, हम पढ़ चुके हैं हम। दूसरा है उत्तर पूर्वी मानसून। दक्षिण पश्चिम हमें पता है। अब देखिए, ये उत्तर दिशा है और ये पूर्व दिशा है। तो उत्तर पूर्व के बीच की जो ये दिशा है ये कौन सी कहलाएगी, उत्तर पूर्व दिशा। तो यहाँ पर ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो ये वाली दिशा जो हुई वो क्या हुई, उत्तर पूर्व। शीत ऋतु में क्या होता है, सूरज दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है और भारत में शीत ऋतु आ जाती है। शीत ऋतु में हमने पढ़ा, देखिए, जो हवाएं हैं वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। तो यहाँ पर तापमान अधिक होता है तो इस टाइम यहाँ पर तापमान कम होता है तो वायुदाब अधिक होता है। तो हवाएं क्या होती हैं, वो उत्तर पूर्व दिशा में चलने लगती हैं। चूंकि ये हवाएं स्थल खंड से चलती हैं, ये हवाएं क्या है, स्थल खंड से चलती हैं, तो इनमें नमी नहीं होती है। लेकिन इसकी एक शाखा क्या है, ये बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरती है और यहाँ नमी ग्रहण कर लेती है। नमी ग्रहण करने के बाद ये क्या है, जो पूर्वी घाट है, तो पूर्वी घाट से टकराकर यहाँ पर वर्षा करती है। जो तमिलनाडु है तो उसमें जो है वर्षा किस कारण होती है, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण शीत ऋतु में वर्षा होती है। देखिए, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर क्या है, सर्दियों में वर्षा होती है। तो आज की हमारी ये वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण वह कौन सा राज्य है जिसमें सबसे लास्ट में वर्षा होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।